ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने वाले हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और उसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं हाइटोग्राफ। ओके, तो हाइटोग्राफ क्या होता है? हाइटोग्राफ एक बार चार्ट होता है। ठीक है, हाइटोग्राफ क्या होता है? ये होता है एक बार चार्ट। ओके, और ये किसके किसके बीच में होता है? सो इट इज अ ग्राफ बिटवीन रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखेंगे इसी में मास कर्व। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे इसी में मास कर्व। ओके, मास कर्व किसके किसके बीच का ग्राफ होता है? तो मास कर्व की अगर मैं बात करूं तो मास कर्व ग्राफ बिटवीन यहीं से क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ बिटवीन accumulated rainfall वर्सेस टाइम का कर्व होता है। ठीक है, मास कर्व और इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि इसका जो स्लोप होता है, इट्स स्लोप गिव्स रेनफॉल इंटेंसिटी। ओके, इट्स स्लोप गिव्स रेनफॉल इंटेंसिटी। ओके, इंटेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है वो है डबल मास कर्व। ठीक है, डबल मास कर्व। अब ये डबल मास कर्व किस काम आता है? तो हम सिर्फ देखेंगे कि डबल मास कर्व का काम क्या है, क्योंकि आज तक जब भी ये आया है हमेशा यही बताया गया है कि डबल मास कर्व इज यूज्ड टू check the inconsistency of rainfall data। ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो चौथा है DAD कर्व। ओके, डेड एनालिसिस। चौथा है डेड एनालिसिस। ओके, मतलब डेप्थ एरिया ड्यूरेशन एनालिसिस, है ना। तो इससे हम कंक्लूजन निकालेंगे, इसका हम डायरेक्ट कंक्लूजन निकालेंगे, है ना, कि अगर ये कोई एरिया है, ओके, और ये कोई डेप्थ है ना, ये कोई डेप्थ है, और ये कोई एरिया है, तो फॉर अ कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल, है ना, फॉर अ कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल, जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डेप्थ कम होती जाएगी। ठीक है, सिमिलरली ड्यूरेशन कहां पे आया सर? तो जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डेप्थ भी बढ़ती जाएगी। अगर मैं बोलूं तो ये 2 आवर ड्यूरेशन है, ये 4 आवर ड्यूरेशन है, ये 8 आवर ड्यूरेशन है। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा? हमने यहाँ पे ये सीखा फॉर कांस्टेंट ड्यूरेशन, यहां हमने ये सीखा था कि अगर मैं सिर्फ एक ही ड्यूरेशन लूं, कोई मान लो मैंने 4 आवर लिया है, ठीक है, तो एज एरिया इंक्रीजेस, क्या बोला मैंने? एज एरिया इंक्रीजेस क्या होगा? डेप्थ डिक्रीजेस। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर अ सेम एरिया। ओके, फॉर अ कांस्टेंट एरिया क्या हो जाएगा? फॉर अ कांस्टेंट एरिया ये हो जाएगा कि एज ड्यूरेशन इंक्रीजेस डेप्थ विल ऑल्सो इंक्रीज। तो क्या पता चला डीएडी कर्व में? डीएडी कर्व में ये पता चला है हमको कि अगर मैं एक ड्यूरेशन लूं तो जैसे जैसे मेरा एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे डेप्थ घटेगी, और अगर मैं पर्टिकुलर एरिया लूं तो जैसे जैसे मेरा ड्यूरेशन बढ़ेगा वैसे वैसे मेरी डेप्थ भी बढ़ती जाएगी। ओके, अब हम देखेंगे 3 मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ मीन रेनफॉल। ओके, मीन रेनफॉल क्यों? मीन रेनफॉल इसलिए क्योंकि रेन गेज आपको क्या देगा? रेन गेज आपको देगा पॉइंट रेनफॉल, है ना, रेन गेज देगा आपको पॉइंट रेनफॉल, है ना, लेकिन मुझे तो एक एरिया की रेनफॉल चाहिए जो मैं मीन करके निकालूंगा। तो इसकी 3 मेथड होती हैं। क्या क्या मेथड है? तो पहली मेथड है अर्थमेटिक मीन मेथड। ठीक है, पहली मेथड है
अर्थमेटिक मीन मेथड, ठीक है। दूसरी क्या है, दूसरी है थीजन पॉलीगन, ओके। और तीसरी है आइसोहाइटल मेथड, ठीक है। तो फॉर्मूला बताएंगे कि अर्थमेटिक मीन में क्या हो जाता है, अर्थमेटिक में जो भी आपकी मीन प्रेसिपिटेशन आई हुई है, ठीक है, जो भी आपकी मीन प्रेसिपिटेशन आई है उसका आप क्या कर दोगे, उसका आप कर दोगे एवरेज, ठीक है, उसका आप कर दोगे एवरेज। और कब यूज करोगे अर्थमेटिक, आप तब यूज करोगे जब ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, ठीक है, जब ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा तब आप यूज करोगे अर्थमेटिक मीन मेथड, ओके। और यहां पे एक बात और कि ये क्या है, ये है लीस्ट एक्यूरेट। एक बात और बोलूंगा, अगर कोई एरिया से कर्व हुआ है ना, अगर मैंने मान लो मैं ऐसे किसी एरिया की रेनफॉल निकाल रहा हूं, मीन रेनफॉल, और मेरा कोई स्टेशन बाहर है, तो मैं इस मेथड में बाहर वाले स्टेशन को कंसीडर नहीं करता हूं। तो आप लिख लेंगे आउटसाइड स्टेशंस आर नॉट कंसिडर्ड, ओके। थीजन पॉलीगन, इसको हम वेटेड रेनफॉल भी बोलते हैं, रेनफॉल मेथड, क्योंकि इसमें हम एरिया के हिसाब से वेटेज देते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे मीन यहां पे निकालना है तो मैं हर प्रेसिपिटेशन को एक एरिया के साथ वेटेज दूंगा, ठीक है। इस तरीके से मैं एरिया के साथ वेटेज दूंगा और इसको डिवाइड कर दूंगा सम ऑफ एरिया से, ठीक है, इसको डिवाइड कर दूंगा सम ऑफ एरिया से, ओके। ये हो गया इसका फॉर्मूला, ओके। ये क्या है, ये आपकी इससे ज्यादा एक्यूरेट है लेकिन आइसोहाइटल मेथड से कम एक्यूरेट है। आउटसाइड स्टेशन इज कंसिडर्ड, इसमें आप बाहर का स्टेशन भी कंसिडर करते हो, ठीक है। अब बात करते हैं आइसोहाइटल मेथड की। तो आइसोहाइटल मेथड की बात करूं तो आइसोहाइट क्या होते हैं, मैंने आपको सेकंड क्लास में बताया था, सेकंड रिवीजन क्लास में। क्या होते हैं आइसोहाइट, जिनका रेनफॉल डेप्थ इक्वल होता है, ठीक है। तो यहां पे आप क्या करते हो, जैसे ये मेरा कोई एरिया है, ठीक है, एक आइसोहाइट यहां से गुजर रहा है, ऐसे आइसोहाइट्स हैं, ठीक है, और इनके बीच में कुछ एरिया है A1 A2 A3 A4 A5, ये एरिया है, और ये मान लो आइसोहाइट है P0 P1 P2 P3 P4, ठीक है। तो आप इन दोनों आइसोहाइट का एवरेज कर लोगे, मतलब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, PM इज इक्वल्स टू P0 प्लस P1 का एवरेज मल्टीप्लाई बाय A1, ठीक है, ऐसा ही करते जाओगे आप। सेकंड क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 का एवरेज इंटू A2, ठीक है, ऐसा सो ऑन, लास्ट क्या हो जाएगा n-1 प्लस Pn डिवाइड बाई 2 इंटू An, ओके। इस तरीके से आप क्या निकाल लोगे, इस तरीके से आप मीन प्रेसिपिटेशन निकाल लोगे। इन दोनों का एवरेज करोगे तो बीच का कोई आइसोहाइट आ जाएगा और एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो ये है आपकी मोस्ट एक्यूरेट मेथड, ठीक है। ये तब मोस्ट एक्यूरेट कहलाती है जब आपके पास बहुत सारा डेटा हो, क्योंकि आपको अगर ये आइसोहाइट्स बनाने हैं तो उसके लिए डेटा ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये कंटूर जैसा है, कंटूर भी आप सर्वेइंग में निकालते हो तो आपके पास डेटा ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट मार लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे का पार्ट, ओके स्टूडेंट्स। तो हैव अ नाइस डे और मस्त रहो। और एसएससी का हमने एक वीकेंड बैच लॉन्च किया है, आप उसको जाके देख सकते हो गेट एकेडमी लाइव क्लासेस ऐप पे, और वहां से परचेज भी कर सकते हो। अगर आप किसी प्राइवेट जॉब में हो या कॉलेज स्टूडेंट हो और पूरे वीकडे में क्लास अटेंड नहीं कर सकते हो, तो आप ये वीकेंड बैच ले सकते हो, जिसमें सैटरडे संडे क्लास होगी। पहली क्लास 10 अक्टूबर से चालू होने वाली है, तो आज ही है 10 अक्टूबर, तो देर मत करो, ठीक है। बाय।